नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। स्पेशल रिपोर्ट में हम अलग अलग रिपोर्टों की बात करेंगे। उससे पहले आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इस चर्चा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखे सवाल सत्ता पक्ष पे किए। तमाम मुद्दों पर वार पलटवार हुआ और उसका सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिया। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखा हमला किया और कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं। उनका ये बयान संसद के सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सीट से उठकर इस बयान की निंदा की और कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है। हिंदू समाज को हिंसक समाज कहना ठीक नहीं है। वहीं अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नियम इन पर लागू नहीं होता है क्या? ये पूरी बीजेपी को हिंसा फैलाने वाली पार्टी बता रहे हैं। हाउस ऑर्डर में ये नहीं है, सदन ऐसे नहीं चलेगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, वह डर और नफरत नहीं फैला सकता। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और उसका पलटवार किस तरीके से हुआ, वो आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. Then Prime Minister will speak. This will happen here. If you are doing this, it will repeat again. भाई 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 ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की अगली टिप्पणी की। राहुल गांधी ने सदन में नीट परीक्षा में हुई अनियमितता के मामले पर चर्चा की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नीट पर चर्चा हो। पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। संसद से देश को संदेश जाता है। हम छात्रों को इस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि नीट मुद्दा संसद के लिए कितना अहम है। इसके अलावा उन्होंने कई और
कटाक्ष सत्ता पक्ष में किए, सुनाते हैं आपको। नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। वहीं राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर भी खुल के बोला। राहुल गांधी ने संसद में किसान आंदोलन, फसलों की एमएसपी को लेकर सरकार को घेरा। इस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हमारी सरकार कई फसलों पर एमएसपी दे रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। विल ऑथेंटिकेट कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे, कर देंगे हम ऑथेंटिकेट। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मंत्री जी, मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि स्पीकर सर, आप तो किताब स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या?
स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर ने किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी पक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट कर रहे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है? मान्यवर, आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के लीगल गारंटी। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी? माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी? आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी की जा रही है। तो फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं अगली रिपोर्ट की और संसद में राहुल गांधी के अगले बयान की। अग्निवीर योजना पर बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर ने बारूदी सुरंग विस्फोट में अपनी जान गंवाने वाले एक शहीद का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उस शहीद सरकार ने उसको शहीद नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर एक इस्तेमाल करो और फेंक दो वाला मजदूर योजना है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को गलत बयान देकर सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए आप क्या कहते हैं। घर में, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार।
बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे जैसे नोटबंदी की गई, वैसे ही आर्बिट्री तरीके से। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। देश भर में सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने जगह ले ली है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान अब लागू हो गए हैं। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर अब दर्ज हो सकेगी। रिपोर्ट देखिए। सोमवार को देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए, जिसके बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव देखने को मिलेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं और आधुनिक समय के अपराधों को ध्यान में रखा गया है, जिसको अमल में लाया जाना शुरू हो चुका है। नए कानून ब्रिटिश काल और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले चुके हैं। 1860 का जो इंडियन पीनल कोड था, उसकी 2024 में कोई प्रासंगिकता इसलिए नहीं रह गई थी कि 160-70 वर्षों के बाद क्राइम करने के तरीके में, उनके टेक्नोलॉजी के इवॉल्वमेंट में, एविडेंस लीड करने के लिए या अपराध के नए नए तरीके बदले। आजाद भारत का अपना कोई स्वतंत्र कानून नहीं था। 1860 की भारतीय दंड संहिता 2024 में अपनी प्रासंगिकता खो देगी, क्योंकि अपराध करने के तरीके बदल गए हैं, तकनीकी की भागीदारी, साक्ष्य संग्रह आदि बदल गए हैं और अपराध के नए तरीके पेश किए गए हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून की प्रासंगिकता खत्म हो गई और स्वतंत्र भारत के पास अपना कानून नहीं था। नए कानूनों में 0 एफआईआर, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त प्रावधान पेश किए गए हैं। इसके अलावा लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल है, जो समावेशिता और समानता को बढ़ावा देता है। हालांकि कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में चिंता जताई है। उनका कहना है कि नए कानूनों में उन्हें समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता है। पहले भी कई जजमेंट्स आए, पुलिस मान लीजिए कोई टॉर्चर करती है, उसके लिए अलग से कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट या प्रोविजन नहीं है नए कानूनों में। पुलिस कोई फेक एनकाउंटर करती है या किसी भी तरह का मिसकंडक्ट करती है तो कोई भी सेपरेट प्रोविजन नहीं दिया गया है।
तो अब ये देखते हैं कि ये कानून कितने तरीके से कारगर होंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि यह बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस को एकदम से बढ़ावा देगा और जो मुख्य प्रोविज़न है कई, जैसे कि अरेस्ट का प्रोविज़न है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है, उनमें सुधार करने की, अभी इसमें संशोधन लाने की बहुत आवश्यकता है। नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर सोमवार को दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली एफआईआर अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। सोमवार से सभी नई एफआईआर बीएनएस के तहत दर्ज की जा रही हैं। हालांकि पहले दर्ज किए गए मामलों पर उनके अंतिम निपटारे तक पुराने कानूनों के तहत मुकदमा चलता रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान अभी भी डेरा जमाए हुए हैं। उनका कहना है कि वह तभी हटेंगे जब उनकी मांगे पूरी होंगी। आने वाले बजट से किसानों को कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। किसानों का कहना है कि चाहे हमारा जोर थम जाए तब भी हम अपना हक लेकर रहेंगे, हमें तो उसकी कोई आस नहीं है। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई में बजट पेश करेंगी। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों ने भी अपनी मांगों को फिर से दोहराया और उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार उनकी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून लेकर आएगी। तो किसानों की इस तरह की आशा तो रहेगी कि एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए जो बजट चाहिए वो बजट में उसको प्रावधान करना चाहिए जो एक तो है फसली बीमा योजना जो सरकार अपने दम पे करने जा रही है, उसका भी बजट में प्रावधान होना चाहिए ताही हमको यो फसली बीमा योजना लागू की जा सकती है। इस वार 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਔਰ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ आज 125 दिन तो लगातार इथे सिंघू बॉर्डर की स्टेज के ऊपर और खनौरी बॉर्डर डब वाली रतनपुर की बॉर्डरों पर चल रहा है, यहाँ सेशन में कोई ऐसा बढ़िया जो किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारियों को लिए कुछ लेकर के एनडीए सरकार आए। देखे किसानों ने तो बड़े लंबे अरसे से पिछले 4 साल से संघर्ष के अंदर है किसान, और जो किसान की डिमांडें हैं पूरी अवाम के लिए वो डिमांड है। अगर सरकार इस देश के अंदर जो महंगाई की बात करते हैं, महंगाई कम करनी है और जो 80 करोड़ लोगों को ये कहते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको उससे बाहर निकालना है, तो किसानों को जो एमएसपी गारंटी का कानून सरकार बना कर दे, उसमें जो भी प्रावधान है इस अपने बजट सेशन में करने चाहिए। हालांकि कई प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि उनके इतने लंबे आंदोलन के बाद भी उन्हें बहुत कम उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसानों के ऊपर ये बजट के हमें जो किसानों को जो कर्ज माफ करने की बात हो रहा है, अगर वो इस बजट को लेकर करते हैं तो हमें खुशी होगी। हमें किसी सरकार से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हर वक्त जो बजट आता है इस वक्त लग रहा है कि बजट बहुत डाउन होगा। सानू तो उसकी उम्मीद कोई नहीं लग रही है। ये तो हमारा जोर है, जाए हम जोर जम जाए तो हम अपना हक ले लें, सानू तो कोई उसकी आस नहीं है। जो उसने 10 साल में कुछ नहीं किया, अभी क्या करूँगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस साल फरवरी में दिल्ली चलो मार्च शुरू किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली के बॉर्डरों पर ही रोक दिया। हालांकि इस दौरान किसानों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार झड़प भी हुई। तभी से किसान पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। उनका कहना है कि वे तभी हटेंगे जब उनकी मांगे पूरी होंगी। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। लोकसभा चुनाव के बाद अब देश की नजरें पूर्ण बजट पर टिक गई हैं। आने वाले पूर्ण बजट से अलीगढ़ के ताला कारोबारियों ने बाट जोह रखी है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के ताला उद्योग को निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। कच्चे माल की कीमतें, कम ब्याज पर कर्ज, हुनर तराशने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की डिमांड, इनको इसकी उम्मीद है। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ताला उद्योग को इस साल के केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। ताला कारोबारी चाहते हैं कि कच्चे माल की कीमतें कम हो, जीएसटी दर घटाई जाए, कम ब्याज पर कर्ज मिले और कारीगरों का हुनर तराशने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं। कारोबारियों का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव से उन पर काफी असर पड़ रहा है। इस वजह से कारोबार फल फूल नहीं पा रहा है। लेकिन के ताले उद्योग को तो यही उम्मीद है कि लो मटेरियल बार बार घट बढ़ता रहता है, इसमें कोई फैसिलिटी लाई जाए जिससे कि हम सुकून से काम कर पाएँ। हमें काम करने में यही परेशानी होती है, लेबर घटती बढ़ती रहती है, लेबर परेशान करती है, उसके बाद हमें ये रो मटेरियल परेशान करता है, तो हम लोग काम करने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है हमें। बजट से तो उम्मीद ही रहती है और जो उम्मीद होती है वो तो होता है नहीं, लेकिन ये है कि अब नई सरकार बनी है, हो सकता है इसमें कोई परिवर्तन आए और हम तो यही चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये है कि बजट तो आता है लेकिन इसके पीछे 3-3 बार 4-4 बार महीने में रेट बढ़ते ही इस बात से बहुत दिक्कत होती है। ताला इंडस्ट्री का कहना है कि अगर जीएसटी में कटौती की जाए तो अच्छा माहौल बनेगा। बजट में सर क्या कहना है, थोड़ा सा व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए इसमें, और ख़ासतौर से टैक्स इसमें कम होने चाहिए। 18% बहुत है। क्या मांग करते हैं आप मोदी सरकार? मोदी सरकार से यही मांग करते हैं कि थोड़ा सा इसमें टैक्स में राहत मिलनी चाहिए और महंगाई कम हो इसमें। कुछ ताला बनाने वाले चाहते हैं कि सरकार उन्हें सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया कराए। अलीगढ़ का ताला उद्योग सरकार से यही उम्मीद करता है कि पहले से बेहतर बजट आए। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको कारोबार करने में? समस्या ये आती है कि लो मटेरियल बढ़ जाता है और तैयार माल के पैसे नहीं मिल पाते। ज़्यादातर व्यापारी इसी वजह से गड्ढे में जा रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से ये चाहते हैं व्यापारियों को कुछ मदद मिलनी चाहिए 10-5 लाख की, ताकि वो अपना कारोबार बिजनेस आगे बढ़ाए, थोड़ी राहत मिले उनको। ताला कारोबारी स्किल डेवलपमेंट सेंटर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। उससे अपेक्षाएं ये हैं कि एक तो यहाँ पे स्पेशल लर्निंग सेंटर्स के बनाए जाने की आवश्यकता है जो ताला उद्योग के लिए हों। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तरह स्पेशल हार्डवेयर जोन्स बनाए जाने की आवश्यकता है, जहाँ पे एक्सक्लूसिव हार्डवेयर पार्क हो और जहाँ पे सभी तरह के देश और विदेश से आने वाले लोग अलीगढ़ के ताला उद्योग को समझ सकें और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको विदेशों में एक नई पहचान मिल सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश करना है। ताला कारोबार को उम्मीद है कि वे उनकी मुश्किलों की चाबियां इस बार उन्हें जरूर सौंपेंगी। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।